IIT ऑल PYQs इन 120 आर सीरीज का ये है हमारी क्लास 3.4, ओके, चैप्टर नंबर 3 और उसका फोर्थ लेक्चर। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। और अगर तुमने फर्स्ट से नहीं किया ना, 3.1 3.2 3.3 नहीं करी है, तो 3.4 मतलब सीक्वेंस में करोगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब लाइन से देखोगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। फर्स्ट थिंग क्या है कि तुमने अगर ये सब सुन रखा है तो ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हो उसके इंट्रो को स्किप करने के लिए। और अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ये मस्ट वॉच है, इसको देखना ही है तुम्हें। ये कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ये कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। तो इसको देख लेना, फिर इधर आना। ओके, और नेक्स्ट थिंग क्या है कि ऑब्वियसली पीडीएफ तुम्हें ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें ऐप में मिल जाएगी, तो उस इसलिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ऑब्वियसली थर्ड थिंग क्या है, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, इससे भी तुम्हारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 107। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला है यहाँ पर, Z1 Z2 Z3 हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट थिंग ये बोली है। सेकंड थिंग इसने ये बोली है, आर द ये Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी, अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि Z1 Z2 Z3 हमारे वर्टिसेस हैं किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो स्क्वायर होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो स्क्वायर होगा, वो होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये कब हो रहा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। ये कब हो रहा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। ये तो हुई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसने हमें क्या बोल दिया है कि इसका सेंट्रॉइड Z नॉट है। ठीक है, तो जैसे ही उसको हमें ये पता लगा कि सेंट्रॉइड Z नॉट है, तो दो फॉर्मूले हमारे पास हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली और आ जाने चाहिए। वो कौन सा है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा क्या होगा? 3 टाइम्स Z नॉट। तो ये क्या होगा? 3 टाइम्स Z नॉट। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए वो ये है कि अगर मैंने इन सब का स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दो तीन फॉर्मूले हमें, ये वाला फॉर्मूला इक्विलेटरल देखते ही आएगा और सेंट्रॉइड देखते ही ये आएगा। किसके लिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इनको तुम लोग भी पॉज करके एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लो, ये अभी काम आएंगे आगे। तो मैं इनको नेक्स्ट पेज में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद इसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि ये वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये वाली वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ कि ये समेशन है, सिंपल सा। के पहले 1 हो रहा है, 1 से लेकर 3 तक। के पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और ऑब्वियसली के यहाँ पर दिख रहा है, तो के की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको जल्दी से लिखूँ, पहले क्या होगा? जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा? Z1, के को पहले 1 रखेंगे, माइनस Z नॉट, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड में के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2, तो ये मिल जाएगा हमें। और ऑब्वियसली ये ऐड हो रहा है। सेम ही लॉजिक से जब के की वैल्यू क्या होगी? 3, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। के की वैल्यू जब 3 होगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सिंगल लाइन में लिख दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये वाला तो कोई भी कर लेगा, एक्सपेंडेशन ही तो करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं जल्दी से एक्सपेंड कर दूं, और बेसिंग यही है, तुम लोग भी वीडियो को पॉज करो, इसको एक्सपेंड करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। ओके, तो अगर तुम लोग ने किया होगा सवाल तो ये मिल गया हमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये किसके इक्वल होता है? 3 टाइम्स Z नॉट का स्क्वायर के इक्वल। और एक प्लस 3 टाइम्स Z नॉट का स्क्वायर पहले ही सही है। ठीक है, और ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि -2 टाइम्स Z नॉट लिखा हुआ है, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 3 टाइम्स Z नॉट के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 3 टाइम्स Z नॉट के इक्वल। अब क्लियरली दिख रहा है, ये 6 टाइम्स Z नॉट का स्क्वायर आ रहा है,
ये भी 6 टाइम्स जेड नॉट का स्क्वायर आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इज इक्वल टू जो उसने पूछा था हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले नहीं पता थे तो इनको नोट डाउन कर लो, मेमोराइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जेई से रहा था तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई में 2025 का पीवाई क्यू है। और अगर समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली रिपीट करके सुन लो, और नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को टाइम स्टैम्प बने हुए स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो, ठीक है। और फिर इसका ऑब्वियसली आंसर लिखना, ठीक है, ये जीरो कैलकुलेट करो खुद से ट्राई। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 108। वंस अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कब आया था जेई में 2025 का पीवाई को। इसमें तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ही नहीं करना, जैसे उसने बोला वैसे वैसे कर लोगे, इजीली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला उसने, लेट, एक तो हमें ये गिवन है, ठीक है, एक तो हमें गिवन है कंडीशन, बी आर इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर सी, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है सी। तो अब सर्किल की इक्वेशन जैसी तो दिख नहीं रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सर्किल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो वही पुराना अपना z को हम क्या करते हैं, ऑलवेज x प्लस आयोटा वाई करते हैं। और ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना, ये z का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों कॉन्जुगेट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो 3 टाइम्स क्या मिलेगा हमें, z का कॉन्जुगेट इंटू आयोटा, और ये मॉडुलस में था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मॉडुलस होगा, ठीक है, ये मॉडुलस में, ये और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला 2 टाइम्स z का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होल का मॉडुलस। ये और अब क्या करेंगे, z को x प्लस आयोटा वाई, वही पुराना अपना प्रोसेस, z को क्या करेंगे x प्लस, अच्छा z का कॉन्जुगेट है तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, रियल, इसको प्लस को माइनस बना देंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, अब यह एक काम करते हैं, ठीक है, या एक स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ना, तो एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई प्लस वन, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स है ना, तो क्या हो जाएगा 2x और आयोटा कॉमन ले लेंगे, 1 - 2y, 1 माइनस क्या मिल जाएगा 2y, क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स y, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स y, ठीक है। अब ऑब्वियसली मॉडुलस है, तो क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर क्या आ जाएगा 9, और मॉडुलस है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, पहले तो हमने क्या कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। और मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब रेकमेंडेड यही है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो और इसको एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, मैं भी इसको जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है, बेस्ट थिंग यही है, तुम लोग भी एक बार पॉज करके इसे सॉल्व करो, ठीक है। ओके, इसमें हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या बन गई, सर्किल की इक्वेशन। अब ये मत करना सर्किल की इक्वेशन को देख के तुम लोग सेंटर नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि बेसिकली हमें सी ये सेंटर ही कैलकुलेट करना था। सेंटर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख ही नहीं रहा ना, एक्स का कोएफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 0, और वाई का क्या होता है, वो भी माइनस है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, -11/5, ठीक है, ऐसे होगा -11/5, ठीक है, माइनस ऑफ क्या होता है 22/5 इंटू 2 10, ठीक है, तो -11/5 आ जाएगा। ओके, अब देखो इतनी बेसिक चीज तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाली देखो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी वाली आनी चाहिए। अब इसको रख देते हैं नेक्स्ट पेज में, और हमें क्या चाहिए था, एक मिनट, हमें चाहिए था यहाँ से सेंटर, हमें क्या चाहिए था सेंटर, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो क्लियरली ये सेंटर दिख रहा है। अगर मैं इसको इसको प्लॉट करूं, रफली प्लॉट करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये वाला पॉइंट तो 0,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो 0,0 हो जाएगा, सी पॉइंट ये कौन सा होगा 0, ये होगा हमारा एक ना नेगेटिव वाई एक्सिस में ना,
नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा ये वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, इधर ही होगा, 0, -11/5। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये दिख रहा है α, 0, अल्फा यहाँ कहीं पर आएगा, एक्स एक्सिस में ही आएगा ना, ABC। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्राइंगल, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, इस ABC ट्राइंगल का अगर मैं इसको एज अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A, B एंड C, ये हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस ट्राइंगल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसने क्या बोला है, 11 उसने पहले ही बोला है, एरिया जो उसने क्या बोला है, 11 बोला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमारी ये क्या हो जाएगी, अल्फा, ये डिस्टेंस क्या है, अल्फा होगी ना। तो हाफ बेस इनटू हाइट, अल्फा इनटू -11/5। ठीक है, और ए हमारा उसने खुद ही बोला हुआ है, एरिया 11 बोला हुआ है, तो कुछ बचा ही नहीं अब इस क्वेश्चन में, एरिया उसने खुद ही 11 बोला हुआ है। क्या देखिए, अल्फा 10 आ गया, वो भी माइनस का। ठीक है, क्लियरली अल्फा हमारा क्या आ गया, -10। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, -10 उसने क्या बोला था, अच्छा अल्फा स्क्वायर पूछा है उसने। ठीक है, उसने अल्फा नहीं पूछा, उसने अल्फा का स्क्वायर पूछा है। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 100। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, अगर तुमको कन्फ्यूजिंग लगा है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, रिपीट करके एक दो बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये आना ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसको रिपीट करके कल सुन लेना। और बेस्ट थिंग यही है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो एक बार वीडियो को मतलब टाइम स्टैम्प लेके वापस स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये वाला 100 आंसर कैलकुलेट करो। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 109। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो, मेन थिंग यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दिखने में बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये भी इस ईयर का है, आया था इस ईयर जेई में 2025 में। ये भी बहुत इजीली एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको मैक्सिमम 3 मिनट्स में सॉल्व कर सकता है। बस तुम्हें दो तीन चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। ये और ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसने ये बोला है, इफ द लॉकस ऑफ जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, फिर उसने ये कंडीशन दे दिया, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है, इसी कंडीशन को, ये कंडीशन दे दी, इज अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो सबसे पहले अब मेन थिंग इस क्वेश्चन में ना यही कंडीशन थी। अगर तुम इसको ऑब्जर्व कर ले गए तो ये बहुत सिंपल है। अगर तुम z को x प्लस आयोटा वाई रख के और इधर से ऑब्वियसली कॉन्जुगेट है तो x माइनस आयोटा वाई रख के फिर कैलकुलेट करने लग गए तो ये तो 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो भाई एक ऑब्जर्वेशन है, अगर तुमने वो कर लिया ना तो ये इस बहुत इजी क्वेश्चन है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि उसने ये बोला है कि रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कुछ देर के लिए, अभी अपने माइंड में ही कर सकते हो कि इसको मैं Z1 एज्यूम कर लूं, इसको मैं Z1 एज्यूम कर लूं, इसको इसको मैंने क्या एज्यूम कर लूं, Z1। और अब मैं तुम्हें बोलूं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो तुम यही बोलोगे, सब में कॉन्जुगेट लग जाएगा, वन का कॉन्जुगेट वन ही होता है, अपॉन 2 टाइम्स जेड का कॉन्जुगेट, और आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये जो ये यही तो वैल्यू लिखी हुई है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू का कॉन्जुगेट इधर लिखा हुआ है। ओके, नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो कि रियल पार्ट ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे Z1 लिखता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 का ही कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। रियल पार्ट ऑफ Z1 का ही कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ। बस ये चीज तुम समझ गए ना, तो कुछ भी नहीं बचा है इसमें। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये फॉर्मूला तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ उसका ही कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स किसके इक्वल होता है, एज अ फॉर्मूला 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1। क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1। अब ये फॉर्मूला होता है कि Z1 और उस रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 का ही कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1। नहीं पता था, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब ये मिल गया, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, और ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। समझ में आया। अब ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इससे मुझे टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले ही से पता है तो ये
मैक्सिमम 20 सेकंड का काम है इतना, ऑब्जर्व करो और यहाँ तक पहुंच जाओ। ठीक है, फिर उसने क्या बोल दिया, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज भी मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि रियल पार्ट ऑफ समथिंग इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले वही करते हैं, z को x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, z को क्या करते हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो क्या बन जाएगा, x-1 प्लस आयोटा वाई, और ये क्या डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2x प्लस 1 प्लस 2y आयोटा, ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया इधर, जो हमारा z है, ये वाला z है उसको क्या रखा, x प्लस आयोटा वाई। अब मुझे क्या चाहिए, इसके रियल पार्ट को, मुझे क्या करना है, इसके रियल पार्ट को 1 के इक्वल करना है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते आ रहे होगे तो हमने पूरा एक सेशन किया था इस टाइप के क्वेश्चन पे, जहां पर रियल पार्ट ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो रहा है। तो मैंने तुम्हें ये उस टाइम बहुत अच्छे से बताया था कि हम क्या करेंगे जब भी रियल पार्ट की बात होगी। ठीक है, रियल पार्ट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, ये चीज अब देखो, इस पॉइंट के बाद देखो अब तुम्हें खुद ही करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर रियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ समथिंग ऐसे आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें खुद सॉल्व करना है, फिर सर्किल आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो सर्किल की क्वेश्चन आ जाएगी, और उससे सेंटर और रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, उससे सेंटर और रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन रिकमेंडेड यही है कि अगर तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो इस पॉइंट के बाद कोई भी कर लेगा, तो रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, खुद अपने हाथों से इसे सॉल्व करो, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और अगर फिर भी ना हो पाए तो इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना, नहीं तो पीडीएफ में जाके इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 110। ये भी कहा था, इसी आ रहा था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से अगर तुम पढ़ते हुए आ रहे होगे ना तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि कभी भी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 होगा, कभी भी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 होगा तो हमें दो बातें देखते ही समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें क्या समझ में आनी चाहिए कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, कभी भी ये दिखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमें ये समझ में आनी चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किल को। ठीक है, उस सर्किल वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि ये कैसे हुआ, तो करके देख लो, वही पुराना z को हम क्या रखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर मैं z को एक्स प्लस आयोटा वाई इधर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 1। तो क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा। अब इतने सारे स्टेप बचाने के लिए ये चीज तुम पहले से ही एग्जाम में जाने से पहले से ही मेमोराइज करके आ जाओ। ठीक है, ये दो बातें हम ये फर्स्ट वाली चीज को देख के कंक्लूड करेंगे। अब देखो सेकंड वाला भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर का होल मॉडुलस इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेके राइट में जाएगा तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, उसका भी मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस है ना दोनों। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है, ये वैल्यू क्लियरली 1 हो चुकी है पहले ही। ठीक है, ये वैल्यू, अच्छा ये कंफ्यूजन माइनस नहीं है, कॉन्जुगेट है, जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर है। ठीक है, वो इक्वल टू 1 हो चुकी है। अब जेड का स्क्वायर कैसे आएगा, जेड हमारा क्या होता है, क्या लिया है हमने, एक्स प्लस आयोटा वाई तो लिया है, स्क्वायर कर लोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसको कर ही देता हूँ ना, अब देखो वंस अगेन, अब देखो कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। बेस्ट थिंग यही है, तुम यहाँ इसकी पहले जेड का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसका फिर स्क्वायर कैलकुलेट करो और फिर दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा फास्ट कर दूं, अब ये तो साफ साफ दिख ही रहा है ना, अब इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए कि इसको देख के ही कर पाओ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y स्क्वायर, इमेजिन 2x y कैंसिल हो जाएगा, और इसका होल का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। 2 कॉमन लेके राइट में पहुंचा देंगे, 2 कॉमन लेके राइट में पहुंचा देंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1/2। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मॉडुलस रिमूव करते हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं मॉडुलस रिमूव करूंगा तो राइट में क्या आ जाएगा, प्लस एंड माइनस। मॉडुलस है ना, उसे रिमूव किया तो राइट में प्लस एंड माइनस आ गया। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से अननेसेसरी पार्ट इरेज कर दूं, अननेसेसरी पार्ट इरेज कर दूं, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, सेकंड वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। समझ गया ना? देखो कितनी सिंपल सी चीज थी। और इसको मैं दो पार्ट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ कि एक बार प्लस के साथ, ठीक है, एक बार +1/2 लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे, +1/2, एक बार -1/2। ठीक है, एक बार +1/2, एक बार -1/2। तो अब देखो इस पॉइंट के बाद ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन में उसने वो बोला क्या था, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो अब ये क्वेश्चन फिर से वही है, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे और ये देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम ही लॉजिक से मैं ये देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका एक मेथड तो ये हो सकता है कि यहाँ से पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, 1 - x², उसको उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, वाई की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम यही चीज, सेम यही चीज उठा के यहाँ रख दो, वंस अगेन एक्स की दो वैल्यू आएगी, वाई की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर उसमें देख लो कौन कौन से कॉमन पॉइंट है, उन्हें रिमूव कर दो, जितने जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसको करने का एक बहुत सिंपल वे ये भी है, एक बहुत ही सिंपल वे ये भी है कि हम क्या करें, ग्राफिकली इसे सॉल्व करें। ग्राफिकली कैसे, देखो सबसे पहले तो मुझे इसका इसका कर्व देखना है। ठीक है, बेसिकली मुझे देखना क्या है ना, मुझे देखना ये है कि देखो ये जो फर्स्ट एक बार ना मैं अननेसेसरी पार्ट को erase कर दूं। ठीक है, ये जो सर्किल है ये इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस यही चेक करना है। ठीक है, और वो भी बहुत सिंपल सी चीज है, वो भी बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियरली क्लियरली अगर मैं सिर्फ ये फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये x² + y² क्या होता है, एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है। ये क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 1। ये क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 1। तो उसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ये चीज भी तुम्हें पहले से ही आनी चाहिए कि क्या है, एक इलिप्स है। अब तुमने इलिप्स की एक भी क्लास, सॉरी हाइपरबोला है, अगर तुमने हाइपरबोला की एक भी क्लास की होगी ना तो भी तुम समझ गए होगे कि इसका कर्व कैसे बनेगा। तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये 1/2 से जा रहा है ना। ठीक है, +1/2 एंड -1/2। तो क्लियरली क्लियरली ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट्स। दिख रहा है ना, 4 पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, 4 पॉइंट्स पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले से नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गए, 4। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गए, 4। सेम ही लॉजिक से मुझे सेकंड वाले के लिए देखने हैं। अब सेकंड वाले के लिए कैसे देखेंगे, फिर से ये भी हाइपरबोला है, इसका कर्व कैसे बनेगा, यूं बनेगा। इस हाइपरबोला का कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया 1/2 और ये -1/2। ठीक है, ये 1/2 और -1/2। क्लियरली ये कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये भी 4 पॉइंट्स पर कट करेगा। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8। समझ आएगा, 4 + 4 क्या हो गया, 8। और बस यही हमारा सोल्यूशन होगा। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा कि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। बेस्ट थिंग यही है, रिपीट करके एक दो बार सुनो, और ये कुछ भी नहीं था। अगर तुम मतलब तुम्हें ये 2 3 लॉजिक पता होते हैं ना तो तुम इसको इजीली कर पाते हैं। ओके, एग्जाम में और मैक्सिमम 3 मिनट वाला सोल्यूशन है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 111 स्टार्ट करते हैं। ये भी ये सर आया था, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 मिनट्स वाला। ठीक है, मैक्स और उससे भी ज्यादा 3 मिनट, एक एक्स्ट्रा मिनट ले लो तो भी 3 मिनट का ही है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, फिर से देखो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 आते ही तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक सर्किल है और जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसने एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द सर्किल। ठीक है, अब देखो ये चीज मैं बता चुका हूँ, अगर तुमने एक क्लास भी की होगी ना
ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो भी तुम्हें इसको देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये एक सर्किल है, और इस सर्किल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सर्किल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया। 1,2 हमारा क्या होगा, सेंटर। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, 1,2। इसका रेडियस क्या होगा, 1। इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, 1। रेडियस क्या होगा, 1। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट। फिर उसने क्या बोल दिया है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस थिंग फ्रॉम द सर्किल। तो ये भी एक पॉइंट है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के कॉमा के स्क्वायर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर प्लॉट कर दिया, अगर ये वाला पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी, मैंने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, और उसने तुमसे क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होगी, जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होगी किसी सर्किल और एक किसी पॉइंट से, समझ ना, ये एक पॉइंट है और ये एक सर्किल है। तो जब भी किसी पॉइंट और सर्किल की मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होगी, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से सेंटर को पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, दो पॉइंट्स पर कट करेगी। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पी क्यू के इक्वल। ये जो लास्ट वाला डिस्टेंस है ना, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो था कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, उसको इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है कि अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को लेटर सपोज सी एज्यूम कर लूं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, खुद ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू पी सी प्लस सी क्यू, लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। पीसी तो कैलकुलेट कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्म लेते हैं। अगर तुम्हें किसी तरह के मिल जाए, समझिए ना, अगर तुम्हें किसी तरह के की वैल्यू मिल जाए तो के स्क्वायर भी आ गया, तो ये पॉइंट भी आ गया। अब पीसी डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करनी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट थिंग। और सी क्यू जो डिस्टेंस है, क्लियरली वो दिख रहा है कि वो रेडियस है, सी क्यू तो हमारा रेडियस है ना, तो वो तो वन हो गया। और जो हमारा पी क्यू है, वही हमें कैलकुलेट करना है, वही मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, अब पीसी, समझ में आया, पीसी चाहिए, और पीसी कैसे आएगा, किसी तरह के मिल जाए, के मिल गया तो पीसी भी आ जाएगा। समझ गए। अब ये तो था इसकी, इस क्वेश्चन की थ्योरी, समझिए ना। ये चीजें तो मैं मतलब एग्जाम में जाने से पहले से ही आनी चाहिए। ठीक है, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, इसको इधर रख देते हैं, और बाकी अब जो बच गया उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इतना काम ना तुम्हें पहले से ही आना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, के चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये गिवन है, अब यहीं से आ सकता है कि बस, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा, 2 टाइम्स, टू तो सेम ही रहेगा, टू टू तो वैसे ही रहेगा, क्या मिलेगा, 2 + के² क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें क्या मिला, के² प्लस के टाइम्स जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये वैल्यू मिल गई हमें। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये कैंसिल हो गया। और ये हमने स्टार्टिंग में ही स्टेब्लिश कर लिया था कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये तो हमें पता है ना, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसलिए z इंटू जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो क्लियरली क्लियरली के की वैल्यू मेरे किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। ठीक है, के मेरा क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब के की वैल्यू के 2 के इक्वल हो गई है, बस तब तो कोई बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। के अगर 2 है तो ये जो पी पॉइंट है हमारा, 2,4 हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लोगे ना, पी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1 1 का स्क्वायर, 4 - 2 2, 4 - 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसका रूट होता है, क्या हो गया, √5। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, पीसी √5 + 1, आंसर गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया ना। तो अगर तुम्हें ये वाला पूरा लॉजिक पता होता पहले से ही, तो ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगने वाला था, यही कैलकुलेशन ही तो करनी थी। तो ये मैक्सिमम 2 मिनट्स वाला ही क्वेश्चन है। ओके, तो एनीवेज, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो। और बेस्ट थिंग यही है, ये रिकमेंडेड भी यही है, जब भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि खुद अपने हाथों से सॉल्व करो उसे लिखो, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी खुद अपने हाथों से सॉल्व करो। ठीक है, और ये आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई करो,
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, Z1 और Z2 गिवन है। ठीक है, Z1 Z2 गिवन है, और हमें उसने एक सेट बोल दिया, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इट्स, फिर ये चीजें देखनी है। ठीक है, इनमें ऑब्जेक्टिव चेक करना है। तो बेसिकली क्योंकि वो ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए सबसे पहले लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। अब लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी? ठीक है, तो अब ये देखो, ये इतनी बड़ी सी हमें इक्वेशन दी हुई है। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। Z1 भी है, Z2 भी है, तो अब मुझे एक बताओ, Z यहाँ पर ऑब्वियसली क्या रखेंगे, Z1 की वैल्यू रखेंगे 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा। फिर इधर Z2 की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, कितनी है, 3+4 आयोटा, 3+4 आयोटा आयोटा। और इधर क्या करेंगे, Z1 - Z2। अब Z1 - Z2 तो कोई भी कर लेगा। क्या दिख रहा है, Z1 - Z2 -1 माइनस आयोटा। ठीक है, -1 माइनस आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, Z1 - Z2, तो -1 माइनस आयोटा आ जाएगा। इन वैल्यूज को इधर पुट कर देंगे। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली जेड को हम क्या रखेंगे, जो हमारा जेड है उसे ऑब्वियसली क्या रखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जेड को क्या रखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जैसे ही मैं जेड को एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे, फिर उसका मॉडुलस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सेकंड वाले का मॉडुलस। अब देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो बेसिक यही है, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद अपने हाथों से इसे सॉल्व करो। ठीक है, ओके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने बताया वैल्यूज पुट करके, अब देखो कैलकुलेशन है, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ओके, तो ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये बच जाएगा x + y = 7। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, x + y = 7 दिख रहा है। ठीक है, इंसर्ट इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट x = 14। ठीक है, अब तो ये क्या लिखा हुआ है, y = -x + 7 लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, या इसकी अगर मैं तुम इक्वेशन ही ड्रॉ कर दें अगर हम, ठीक है, इक्वेशन उसका कर्व ही ड्रॉ कर दें, तो क्लियरली y 0 होगा तो x से 7 होगा, x 0 होगा तो y हमारा 7 होगा। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x से 0 करेंगे तो y 7 आ जाएगा, y 0 करेंगे तो x 7 आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इट्स, यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव पूरे ठीक से नहीं देखे थे। अच्छा, ये इसने यहाँ पे कुछ गड़ो, इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव गड़बड़ है मेरे ख्याल से, ये सी नहीं होगा, इधर सी होगा। ठीक है, इधर सी होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर गड़बड़ है कुछ। तो उसने क्या बोला है, इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट 14, 14 तो है नहीं, 7 है। ठीक है, फिर क्या लगा, स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ना ऑब्जेक्टिव कुछ ठीक से नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्प्रिंटिंग हो रखी है, बट एनीवेज हमारा आंसर क्या आएगा, अब ऑब्जेक्टिव ठीक से नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट करके तुम्हें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ जो पीडीएफ में ना, इनको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उनसे तुम चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई मेंस 2019 का भी वही है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट। अब इस सेट को सॉल्व करना है। अब यही मेन थिंग है, इस सेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्लियरली, अच्छा यहाँ पर दो तीन चीजें उसने पहले ही बोली हुई है, कि ये जो अल्फा है, उसने पहले ही बोल दिया है कि ये एक रियल नंबर है। सुना है ना, उसने पहले ही बोल दिया है कि अल्फा ये रियल नंबर है। तो अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। एक मेथड तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जेड को हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस आयोटा, इसको एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसका मॉडुलस कर दिया। ठीक है, इसका क्या कर दिया, मॉडुलस कर दिया। ठीक है, इसका क्या कर दिया, मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। टेकिंग मॉडुलस हमने क्या कर दिया, बोथ साइड। तो अगर मैं मॉडुलस करूंगा, तो ऑब्वियसली अल्फा हमारा रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका भी क्या होगा, स्क्वायर रूट। उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हो गया मॉड ऑफ जेड। क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड। और ये वैल्यू ऑब्वियसली कैंसिल आउट होगी, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1।
और ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, और रेडियस क्या है 1 है, और सेंटर कहाँ पर है 0,0 पर। सेंटर कहाँ पर है 0,0। ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो वही सिंपल सी बात है। ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये सर्किल विद रेडियस, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन सेकेंड मैं बोलूंगा, रिपीट करके दोबारा सुनो, 3-4 लाइन का सोल्यूशन था इसका। ठीक है, वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 140 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन था, जेई में 2019 का पीवाईक्यू है। अभी इधर क्या करना है देखो, अभी इसने तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है हमें। ठीक है, क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो भी जेड है उसको क्या रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड को क्या रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जेड को क्या रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई -1, ये कर दिया। ठीक है, देख रहे हो कितनी सिंपल सी चीज है। और फिर एक होना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रियल वाले एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ। तो ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई -1 का मॉडुलस, ये बन गया एक्स -1 प्लस आयोटा वाई का होल मॉडुलस। फिर वही पुराना अपना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का स्क्वायर। मॉडुलस कैसे करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सेम चीज राइट में होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज तब होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और फिर ऑब्वियसली रूट होगा तो हम क्या कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या यहीं पर कर लो, मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। अब क्लियरली क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर से क्या जाएगा 2y, इधर से 2x, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो इस लाइन का स्लोप क्या है m, m क्या दिख रहा है 1, और y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, स्लोप की बात हो रही है। ठीक है, स्लोप इसका क्या दिख रहा है 1। तो सर्किल तो है नहीं, सर्किल तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए और सी तो वैसे इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द लाइन थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमारा सोल्यूशन था, बिल्कुल ही सिंपल सा। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि रिपीट करके सुन लो, ये भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक दो बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। ओके, फिर से वंस अगेन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसने क्या बोला, इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, ये कब आया था जेई में 2023। ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। वही पुराना, जेड को हम क्या रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड को क्या रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये क्या बन जाएगा x-2 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस, जेड को क्या रखेंगे फिर से x-3 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, फिर क्या कर देंगे वही पुराना अपना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस दिखेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का क्या बन जाएगा 4। ये तो समझ में आ गया ना, पहले हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो कर लोगे, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया था। ठीक है, फिर उनको सबको एक्सपेंड करेंगे, फिर कुछ कैंसिलेशन होंगे, फिर वो क्या बन जाएगी एक सर्किल की इक्वेशन। अब सर्किल की इक्वेशन को देख के अगर तुम लोग सेंटर और रेडियस नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें सर्किल चैप्टर एटलीस्ट एक क्लास करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर्किल की इक्वेशन को देख के उसका सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एनीवे सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, बस प्लस ही तो करना है उन सबको। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद भी मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड वही है कि वीडियो पॉज करो मैक्सिमम 3 मिनट्स में, जिनको वो फॉर्मूले पता है सर्किल के, वो ट्राई करो। पीडीएफ में क्रॉस चेक कर सकते हो, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकें। और इसका भी मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है,
वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 116 सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। z को क्या रखना है, जो दोनों z है हमारे उनको क्या रखना है, x प्लस आयोटा वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, फिर वही सर्किल आएगी। अब उसने रेडियस पहले हमें 2 दिया है, सेंटर तो मैं कैलकुलेट करना है। तो बेस्ट थिंग इसकी यही है, वीडियो को पॉज करो। अब ये वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है नहीं, वही जो हम 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम 3 मिनट्स पर ट्राई करो। जो आंसर आएगा वन सेकेंड कमेंट कर देना, पीडीएफ में क्रॉस चेक कर लेना, और इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 117 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, 2021 में। अब देखो, वन सेकेंड वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, स्टार्टिंग में ही जो आज का सेशन हमने स्टार्ट किया था, तभी मैंने तुम्हें बताया था कि Z1 Z2, ठीक है, पहले तो इसने बोल दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसने बोला है इस इक्वेशन के रूट हैं। अगर दो रूट हमें क्वाड्रेटिक के गिवन है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमें बहुत अच्छे से पता है। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। ये तो हम मतलब देख के ही कर सकते हैं ना इतनी चीज, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। फिर उसने बोला है कि Z1 Z2 जो है फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द ओरिजिन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि Z1 Z2 और एक Z3 और है, जो कि क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि वो उसने खुद बोला है ना कि थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। ओरिजिन को हम क्या लिखते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z3 = 0। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी, तो हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हमें पहले से पता है, ये चीज हमें पहले से ही पता है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो क्लियरली दिख रहा है ना Z3 हमारा 0 है, तो जो Z3 है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टर्म 0। Z3 वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो अब तुम्हें मैं फॉर्मूला मेमोराइज करा रहा था इसलिए मैंने ये इतना सारा लिखा, नहीं तो तुम्हें स्टार्ट यहीं से करना चाहिए जब तुम्हें पहली पता है Z3 हमारा 0 है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, आज के बाद इसको ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक पॉइंट अगर ओरिजिन है तो डायरेक्टली तुम यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, नहीं तो इधर से भी स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। ओके, बस अब तो क्या बच गया है मुझे बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इधर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो वो राइट में चला जाएगा, 3 टाइम्स Z1 प्लस Z2 भी है, माइनस ए है, और ये क्या है 12। अब वैल्यू पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए, हमें क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए। ये इंटीजर टाइप था, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए चाहिए। अब वैल्यू तो पुट कर लोगे, ठीक है, 6 आंसर आता हुआ दिख गया। क्योंकि इधर ये तो 12 है ना, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है ना। Z1 और दिस थिंग क्या है, या मैं एक बार अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये जो हमारा है Z1 Z2 क्लियर, अरे मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया, इधर 2 होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट था ना। तो क्लियरली Z1 × Z2 हमारा क्या दिख रहा है, 12। तो राइट में क्या हो जाएगा, 36। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इज टू प्लस माइनस 6। जब मॉडुलस करेंगे तो प्लस माइनस 6 क्या बन जाएगा, 6। तो इससे आंसर आ जाएगा ए इज टू 6, वो भी मॉडुलस। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 118 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2021 में। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बस 2-3 लॉजिक तो मैं बताऊंगे, इजली सॉल्व हो जाएगा, 3-4 लाइन का सोल्यूशन है। लॉजिक क्या है कि उसने ये बोला है लेट आ, ये इधर क्या है ना, सी एन ऐसे लिखा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, बी सच दैट ये कंडीशन गिवन है। अब देखो इसने ये दे दिया है, उसने ये दे दिया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू
क्या होगा, पाई/2 के इक्वल। तो जैसे ही तुम्हें ये गिवन हो, जैसे ही ये कंडीशन हमें दिखेगी ना, तो हमें दो बातें पहले से ही समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि लेटर सपोज मैं जेड को कहीं पर भी प्लॉट कर देता हूँ, अभी मैं रैंडम कर रहा हूँ, ठीक है, जेड को मैं कहीं पर भी प्लॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं तो मैं अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने मेरा हो गया जेड, ठीक है, जेड को मैं कहीं पर भी प्लॉट कर दूं, तो ऑलवेज, अगर अगर उसने पहले ही बोला है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू 90, तो ऑलवेज ऐसा होगा कि ये समझ आ रहा ना, मैंने जेड को कहीं से प्लॉट किया और ओरिजिन से उसे ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा ऑलवेज होगा कि ये जो सेकंड थिंग है ओमेगा, वो इस तरह से प्लेस्ड होगी, ऑलवेज इस तरह से प्लेस्ड होगी कि अगर मैंने उसको भी ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये ऑलवेज एंगल किसका बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये मेमोराइज रखना, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, उसी दो नंबर के आर्गुमेंट का सब्ट्रैक्शन गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला बनाएंगे, फिर उतने ही एंगल पर सेकंड वाला, ठीक है। तो 90 ये हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को आगे पढ़े तो उसने ये बोला है, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ओरिजिन जेड ओमेगा। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, उसने ये बोला है कि अगर मैंने एक ओरिजिन को एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस डब्ल्यू को एक सेकंड पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस जेड को थर्ड पॉइंट एज्यूम कर लिया, और मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो ट्राइंगल बना है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये लॉजिक तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं मॉड ऑफ जेड कर दूं, तो मुझे ये एओ डिस्टेंस मिल जाएगी, मॉडुलस, भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस तो मिलती है, तो एओ डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मैं ओमेगा का मॉडुलस कर दूं, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करते हैं तो क्या मिलता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, समझ गए। अब ये ट्राइंगल बन गया है, ये इसी ट्राइंगल का तो एरिया बताना है हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, और ऑब्वियसली अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको तुम बेस एज्यूम कर लो, इसको तुम क्या कर लो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस रिवर्स में भी करते हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का ओ ए, इसको लेटर सपोज बी एज्यूम कर लेते हैं, तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कैसे आएगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस जेड हो गया, हाइट डब्ल्यू हो गई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जेड इंटू, ठीक है, एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये इक्वल टू है /2, क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है ना, दो मॉडल ऐसे मल्टीप्लीकेशन में वो उनको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वैल्यू तो उसने पहले ही बोली हुई है 1, ये वैल्यू तो उसने पहले ही 1 बोली हुई है, तो इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर 1/2 हो गया। और ये कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो वंस अगेन ये वाला भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर तुम्हें ये थ्योरी का ये पार्ट पहले से ही पता होता, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये थ्योरी पता होनी चाहिए, नहीं पता थी, मेमोराइज रखना आज के बाद, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 119 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे, अब फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह तुम्हें बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा, इसको कर लोगे। फिर उसने क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस पी क्यू आर, ठीक है, वर्टिसेस हमारे क्या है, पी क्यू आर। वंस अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, जेई में 2021 का पी वाई क्यू है। अब इसमें हमें बहुत ही बिल्कुल ही एक बेसिक सा लॉजिक पता होना चाहिए कि लेट अस एज्यूम मैंने कोई एक पॉइंट जेड एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से एक पॉइंट, कोई पॉइंट मैंने जेड एज्यूम कर लिया, जिसको हमने उसे खुद बोला है कि पी है, वो पॉइंट क्या है, पी, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ पी पॉइंट, ठीक है। तो आयोटा जेड क्या होगा, आयोटा जेड क्या कैसे आएगा, वो पॉइंट आयोटा जेड ऐसे आएगा कि ये जो जेड है ना, ये जो जेड है, इसमें मैं अगर आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा जेड आएगा, और ये चीज
तुम्हें एज अ फॉर्मूला नहीं पता तो भी मेमोराइज रखना कि जब भी मैं आयोटा जेड करूंगा, आयोटा जेड करूंगा, तो ये मूव करके कुछ 90 डिग्री ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री मूव कर जाएगा। समझ गए? तो जो आयोटा जेड बनेगा मेरा पॉइंट, वो ऑलवेज, ये जो क्यू पॉइंट है, आयोटा जेड हमारा जो पॉइंट बनेगा, या इसको और अच्छे से लिख देते हैं, आयोटा जेड जो पॉइंट बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा ऐसे। क्लियर हो गया? और फिर से वही अपना, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और ये पॉइंट आ रहा है, तो ऑलवेज, ऑलवेज वो पॉइंट कुछ इधर बनेगा। ठीक है, ऑलवेज वो पॉइंट कुछ इधर बनेगा। ठीक है, Z1 प्लस आयोटा, नहीं Z1 नहीं, Z है ना, Z प्लस आयोटा Z। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल बनेगा, हमें क्या करना है, ये वाले ट्राइंगल का ही तो एरिया चाहिए ना, ये आर है। ठीक है, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमें चाहिए। तो जो पी क्यू आर का एरिया होगा, वही एरिया इसका भी होगा, ब्लू वाला जो मैंने शेडेड रीजन किया है। ठीक है, ये ओरिजिन था। ठीक है, ओ पॉइंट ओरिजिन था हमारा। तो ये दोनों जो एरिया होगा ना, इक्वल होगा। ठीक है, अब वन सेकेंड में ये बोलूंगा, ये भी थ्योरी का पार्ट था, नहीं पता था आज तक, तो अब मेमोराइज रखना। ठीक है, ये हो गया। समझ गए? अब ये दोनों एरिया इक्वल होगा। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब बेसिकली अगर मुझे इसका चाहिए ना, इस ट्राइंगल का, पी क्यू आर का ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मैं ओ क्यू पी का कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अगर ओ पी क्यू का मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये एरिया भी मुझे मिल जाएगा। समझ गए? दो, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो बस अब तो मुझे बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस कैसे आएगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ओरिजिन से अगर मैं जेड की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे मॉड जेड करना पड़ेगा। इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मॉड ऑफ दिस थिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू आयोटा का होल का मॉडुलस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। और आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, 1, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और तुम्हारे ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि अगर थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजिंग लगा था, तो क्योंकि अगर तुमने ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर तुमने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तुम्हें आनी चाहिए, तो इसलिए रिपीट करके दोबारा सुन लेना। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 120 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, ये कब आया था, 2020 में। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। तो कोई भी जेड अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं, उसे कैसे एज्यूम करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, तो इसने क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स एक्स। इसने क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ एक्स मीन्स एक्स का मॉडुलस। फिर उसने क्या बोल दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब वंस अगेन अगर तुमने फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही जनरल सा कर्व है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई का जो कर्व होता है, वो बहुत ही बिल्कुल ही जनरल सा कर्व है। वो कैसे बनता है, कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में क्या है 4, तो -4 इधर देखूंगा, सारे एक्सिस में -4, 4 डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, और इन सबको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। इन सबको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इन सबको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा कर्व कितना बन गया है, ये वाला, ये वाला कर्व बन चुका है। ठीक है, ये वाला कर्व बन चुका है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, मॉड ऑफ, अच्छा ये तो तुम्हें समझ आ रहा ना कि ये कर्व बना है, तो जेड जो है ना, जेड वो इस पूरे में कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि ये जेड कहीं पर भी लाई कर सकता है इस पूरे स्क्वायर में। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि मॉडुलस ऑफ जेड कैन नॉट बी। ठीक है,
अब ये वंस अगेन बहुत ही बेसिक चीज है, z यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसने बोला है z कैनॉट बी, z की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ए बी, अगर मैं z का मॉडुलस करूंगा, z लेटर सपोज यहाँ पर है, ठीक है, लेटर सपोज z यहाँ पर है, ठीक है, वरना इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ठीक है, लेटर सपोज z यहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसे z कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अरे क्या हो गया, एक मिनट, तो z कहीं पर भी हो सकता है, एक मिनट फिर हटा देते हैं। तो ये समझा ना, z कहीं पर भी हो सकता है। अब ये भी मेन एक ऑब्जर्वेशन की चीज है कि z मैक्सिमम कब होगा, z मैक्सिमम तब होगा इसके लिए, ये जो ए बी डिस्टेंस है ना, ए बी डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, z मैक्स, ठीक है, ये ए बी जो डिस्टेंस है, और ये ए बी डिस्टेंस हमारी क्या है, 4, ठीक है, मॉड ऑफ z का मैक्स कहाँ पर होगा, 4 पर, ठीक है, मॉड ऑफ z का मैक्सिमम कहाँ पर होगा, 4 पर, ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। और इसका मिनिमम कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, z हमारा मिनिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगी, यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर है और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है ना ये वाली, इसका ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2√2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो z है हमारा, z है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 2√2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब अगर ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो 4 समझ में आ रही होगी, ये डिस्टेंस, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये जो एक मिनट, मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ जेड लिखना चाहिए था, मॉड ऑफ मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो z तो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है ना, इन सब में कहीं पर भी हो सकता है, ऑब्वियसली ओरिजिन से, मॉड ऑफ जेड का मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, तो क्लियरली अगर यहाँ पर है तो डिस्टेंस ये होगी, यहाँ पर है डिस्टेंस ये होगी, यहाँ पर ये है, तो क्लियरली दिख रहा है ना कि उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगी, जब वो या तो इधर हो, या तो इधर हो, या इधर हो, इन चारों में किसी एक पॉइंट पे होगी, तभी तो मॉडुलस मैक्सिमम होगा ना, और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये तो 4 क्लियर हो गया, फिर मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगी, एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर होगी, या इधर देखना चाहते हो तो इधर कहीं पर होगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और ये मिड पॉइंट है इनका, ठीक है। तो ये क्लियरली अब ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम ट्राइंगल की हेल्प से, ठीक है, 2√2 आ जाएगा। 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 से लेकर के 4 तक लाई करेगा, इसके बीच में ही आ सकता है, तो √10 हो सकता है, इसके बीच में √10 आएगा ना, √8 से तो बड़ा होगा ना, और 4 से छोटा होगा √10, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। 17/2 का मतलब क्या हुआ, 8.5 का रूट, तो 8.5 का रूट भी क्या होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, तो ये भी ट्रू हो गया। फॉल्स कौन सा है, ये वाला, क्योंकि √7 इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।